नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजा समाचार और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत करती हूं। इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती हैं आप सभी से सरोकार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने की एशियाई विकास बैंक की कंट्री डायरेक्टर मियो ओका से मुलाकात। प्रदेश के बुनियादी ढांचे समेत विभिन्न विषयों पर की चर्चा। ऊर्जा विभाग की बैठक में बोले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, राज्य के किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली देने के लक्ष्य के साथ कर रहे हैं काम। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 उत्सव की सफलता के लिए हुआ राज्य स्तरीय समिति का गठन। सीएम श्री भजनलाल शर्मा करेंगे अध्यक्षता। कोटा के लाडपुरा में शुरू हुई स्मार्ट मीटर योजना, बिजली की दरों में मिलेगी राहत, बिलिंग में आएगी पारदर्शिता। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से बुधवार को एशियाई विकास बैंक की कंट्री डायरेक्टर मियो ओका ने मुलाकात की और इसी दौरान उन्होंने प्रदेश के सड़क तंत्र के उन्नयन, बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न विषयों और संभावित निवेश पर चर्चा की। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी और नगरीय विकास राज्य मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा और वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान को विकसित बनाने के लिए राज्य सरकार पूरी मेहनत और लगन से काम कर रही है। इसमें बिजली और शहरों के विकास से जुड़े विभागों की बड़ी भूमिका है। मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल के साथ बिजली और शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं साथ में चल रही हैं, उन्हें मिलकर समय पर पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि साल 2027 तक राज्य के सभी किसानों को दिन में बिजली मिले। उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी झुंझुनू से फतेहपुर के रामगढ़ शेखावाटी पहुंची। उन्होंने सबसे पहले ऐतिहासिक मोहर हवेली और वहां स्थित आर्ट गैलरी का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने गंगा माई मंदिर, चलावा चौक, गढ़ परिसर, राम गोपाल पौदार की छतरी और अन्य पुरानी हवेलियों को भी देखा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी में पर्यटन बढ़ाने के लिए पिछले बजट में भी कई घोषणाएं की गई थी। रामगढ़ की हवेलियों के संरक्षण के लिए सरकार भविष्य की योजना बना रही है। ऐसी हवेलियों को चिन्हित किया जाएगा जिन्हें मरम्मत कर सुरक्षित किया जा सके ताकि यहां और भी ज्यादा पर्यटक आ सके। उन्होंने ये भी बताया कि इस साल राजस्थान में सबसे ज्यादा पर्यटक शेखावाटी क्षेत्र में आए हैं, जो कि खुशी की बात है। सरकार जल्द ही एक कमेटी बनाएगी जो इन हवेलियों को संवारने और उनके जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार देने की दिशा में काम करेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था के कारण राजगढ़ का प्रसिद्ध धार्मिक कार्यक्रम भैरव धाम महोत्सव शांतिपूर्वक और अच्छी तरीके से संपन्न हुआ। ये आयोजन मुख्य उपासक श्री चंपालाल महाराज की देख रेख में हुआ और इसमें विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी, केंद्रीय मंत्री श्री भागीरथ चौधरी सहित कई प्रमुख लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से तैयार थी। इस आयोजन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की भी संभावना है। कार्यक्रम के प्रवक्ता श्री अविनाश सेन ने बताया कि नसीराबाद के पास मसानिया भैरव धाम राजगढ़ में संत शिरोमणि सेन महाराज की जयंती पर 2 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसका समापन भव्य तरीके से हुआ। विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने शहर और गांव में कई कार्यक्रमों में भाग लिया और लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गर्मी को देखते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों को जरूरी काम चरणबद्ध तरीके से करने को कहा गया है। शहर में ट्रिपिंग और वोल्टेज की समस्या दूर करने के लिए 40 से ज्यादा नए ट्रांसफार्मर लगाए जा चुके हैं। पानी की सप्लाई लगातार बनी रहे, इसी के लिए भी अफसरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। कोटा के लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान सरकार की स्मार्ट मीटर योजना शुरू हो गई है। इस योजना का फायदा हाईटेक बिजली कनेक्शन धारकों को मिलेगा। एक उपभोक्ता ने ये बताया कि स्मार्ट मीटर लगने से बिजली की दरें कम होंगी और सरकार ने 15 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली देने का भी वादा किया है। इस योजना से बिजली बिलिंग में पारदर्शिता आएगी और तकनीकी नुकसान भी कम होगा। देखिए, राजस्थान सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में और हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री श्री लाल जी के नेतृत्व में ऊर्जा के क्षेत्र में नए नए नवाचार कर रही है और साथ ही प्रत्येक उपभोक्ता तक सहज और आसानी से बिजली पहुंचाने का कार्य भी कर रही है। इसी योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 43 लाख उपभोक्ताओं को
नए स्मार्ट मीटर दिए जाएंगे। और सरकार ने ये भी हमें सुविधा दी है कि जो भी स्मार्ट मीटर लगेंगे लगभग 15 पैसे प्रति यूनिट बिजली कम होगी। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। साथ ही साथ जो पुरानी निःशुल्क बिजली वाली स्कीमें थी वो किसानों के लिए चाहे 20,000 का बिल माफ करना सालाना हो या भी घरेलू उपभोक्ताओं वाली जो बिजली के बिल माफ करने वाली स्कीम है वो पहले इसकी जैसे चालू रहेगी। जनहितैषी सरकार है, जनहितैषी योजना है, जनहितैषी भविष्य है। निश्चित रूप से राजस्थान का भविष्य सही और जनहितैषी हाथों में है। विस्तार हो अपने जो अभी सब बिजली समय पे नहीं मिलती तो समय पे बिजली मिलेगी और जो बिजली चोरी हो रही है उस पर भी कहीं लगाम लगेगी और लोगों के लिए राहत मिलेगी और ये सरकार का एक स्मार्ट सरकार की ओर बढ़ता हुआ कदम है। क्षेत्र के लोगों को बहुत अनेक प्रकार से लाभ मिलेगा। जैसे अभी बिजली चोरी होती है, समय पर बिजली नहीं आती, जो कर्मचारी है वो नहीं सुनते। अगर स्मार्ट मीटर होगा, स्मार्ट कनेक्शन होगा, स्मार्ट एक्टिविटी होगी तो उसके अनुसार फटाफट कंपनियों को वो कंप्लेन मिलेगी और फटाफट त्वरित समाधान होगा तो लोगों की समस्याओं का समाधान तुरंत होगा और समस्याएं कम उत्पन्न होगी। बालोतरा जिला कलेक्टर श्री सुशील कुमार यादव के निर्देश पर उपखंड अधिकारी श्री अशोक कुमार ने रिफाइनरी में काम कर रहे मजदूरों की हीट वेव से सुरक्षा के इंतजामों का निरीक्षण किया। उन्होंने लेबर कॉलोनियों का दौरा किया और वहां मौजूद ठेकेदारों और मालिकों से कहा कि गर्मी से बचाव के लिए जो भी एडवाइजरी जारी की गई है उसका पूरी तरीके से पालन किया जाए और तेज गर्मी के समय मजदूरों को आराम करने का समय जरूर दें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने फ्लैगशिप कार्यक्रम की शुरुआत की जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की 25 अहम योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं पर अच्छे से काम हो इसके लिए जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार पुरोहित ने अलग अलग विभागों के अधिकारियों की बैठक ली है और अब तक हुई प्रगति की जानकारी ली। कलेक्टर ने सभी योजनाओं की वित्तीय स्थिति और जमीनी स्तर पर हुए कामों की जानकारी ली और अधिकारियों को तेजी से काम करने के भी निर्देश दिए। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने की। इस बैठक में सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन और दुर्घटनाओं को कम करने के तरीकों पर चर्चा की गई। डॉक्टर खड़गावत ने कहा कि गाड़ियों की नेम प्लेट पर गैर कानूनी तरीके से कुछ भी लिखा हो तो उसे तुरंत हटाया जाए। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि अगर तकनीकी खामियों की वजह से किसी की भी जान जाती है तो जिम्मेदार टोल स्टाफ पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि टोल पर काम करने वाले कर्मचारियों को आपात स्थिति में लोगों की जान बचाने के तरीके आने चाहिए। नेपियर घास, जिसे हाथी घास भी कहते हैं, एक हरी और पोषक चारे वाली फसल है जो कई सालों तक उगाई जा सकती है। ये घास पशुपालकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में पशुपालन विभाग ने नेपियर घास की खेती को बढ़ावा देने के लिए खास कदम उठाए हैं। इसका मकसद है कि पशुपालकों की आमदनी बढ़ाना और दूध उत्पादन में सुधार करना। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नेपियर घास की खेती से पशुओं को अच्छा चारा मिलेगा जिससे वे स्वस्थ रहेंगे और दूध भी ज्यादा देंगे। इससे पशुपालकों की आमदनी बढ़ेगी। सरकार किसानों को नेपियर घास के बीज खेती की जानकारी और प्रशिक्षण भी दे रही है ताकि वे आसानी से इसकी खेती कर सके। यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा द्वारा और हमारे पशुपालन मंत्री श्री राम जोराराम जी कुमावत के द्वारा पशुओं का कल्याण कैसे हो, उत्पादन कैसे बढ़े, इसकी मंशा के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा पशुओं के नस्ल सुधार के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला जा रही है और पशुओं का संरक्षण के लिए ऊंट संरक्षण के लिए योजनाएं चला जा रही है। स्वास्थ्य प्रबंधन के अंदर टीकाकरण पर भी सरकार का बहुत जोर दिया जा रहा है, डीवर्मिंग है, इत्यादि कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ पशुओं का जो वन्य जीव पक्षी है उनका संरक्षण कैसे हो उसके लिए जन जागरूकता के माध्यम से, गौशालाओं के माध्यम से किसान पशुपालकों को जागरूक किया जा रहा है ताकि और प्रेरित भी किया जा रहा है ताकि वन्य जीवों के लिए परिंडे लगाएं और ऐसे कार्य करें। उसके साथ साथ हमारे जो पशुपालक भाई है उनके पशुओं का गर्मियों के अंदर भी उत्पादन कैसे मेंटेन रहे और उनकी कैसे उत्पादकता बनी रहे, उसके मूल पशुओं के 4 घटक है। पहली है नस्ल प्रबंधन, आहार प्रबंधन, आवास प्रबंधन और स्वास्थ्य प्रबंधन। और अगर उनके अंदर हम एक घटक की बात करें पशुओं के आहार प्रबंधन एक मुख्य प्रबंधन है जिसके अंदर पशुओं को वर्ष पर्यंत हरा चारा मिले उसके लिए नेपियर घास एक मुख्य घटक है। अगर पशुओं को हम सब लोग नेपियर घास देंगे तो नेपियर घास से पशुओं का उत्पादन भी बढ़ेगा, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा भी उसके अंदर बढ़ी रहेगी और समय पर पशु हीट में भी आएगा।
इसलिए पशुओं को ये नेपियर घास अवश्य गर्मियों के अंदर देनी चाहिए। और नेपियर घास है जो एक हरा चारा है, सदाबहार हरा चारा के नाम से जाना जाता है। अगर उसको एक बार लगा देते हैं तो 7-8 साल तक वो कटिंग भी देता रहता है और इसका उत्पादन भी अच्छा रहता है, क्योंकि एक बार लगाने पर 7-8 साल तक इसकी आपको बुआई नहीं करनी पड़ेगी। बार बार जमीन का फर्टिलाइजर का खर्चा वगैरह वो भी काफ़ी कम आता है। इस प्रकार से पशुपालक भाई है ये नवाचार है आत्मसात कर सकते हैं और अपने पशुओं का स्वास्थ्य है बेहतर कर सकते हैं। पाकिस्तान और भारत की सीमा पर ही मेरा गांव है और मैंने ये नेपियर घास लगाया। घास को हमने बताया पागरिया साहब और डॉक्टर मीणा साहब, ये कहा कि ये हरा चारा लगाओ अच्छा है, तो हमने लगवाया ना। आज 4-5 साल हो गई है और ये चारा आता है 8 साल तक। गाय को दूध ज़्यादा होते है लेकिन 2 केजी दूध देती है, वो 3 केजी दूध देने लग जाती है और 24 ही महीने ये तैयार रहता है। हर बरसाले में रहता है, शियाले में रहता है और उन्हाड़े में ही रहता है। थोड़ी बहुत शियाले में 10 दिन लेट से आती है। बहुत ही चारा ये वफादार चीज़ है। आपके पशुओं को आपने जब चारा पहले नॉर्मल चारा देते थे, जब से नेपियर देने लगे हो तो कितना फायदा आपको देखने को मिला? फायदा गजब मिला। दूध फुल दूध होते हैं और चारा भी कम खाती है। ये चारा नकोली खाने में बहुत मीठी होती है, इसकी पेरी मीठी होती है खाने के लिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान चलाया जा रहा है, जिसका लक्ष्य है प्रदेश को टीबी से पूरी तरीके से मुक्त बनाना। इस अभियान के तहत लोगों को टीबी के बारे में जागरूक किया जा रहा है और इलाज के साथ साथ जरूरी मदद भी दी जा रही है। इस अभियान के तहत जिले में भुसावर, नदबई और सेवर क्षेत्रों के कुल 150 टीबी मरीजों को अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्यूब हाईवे की ओर से पोषक आहार की सहायता दी गई, ताकि मरीज जल्दी ठीक हो सके और स्वस्थ जीवन जी सके। राजस्थान पुलिस के भर्ती और पदोन्नति रेंज प्रभारी एडीजी श्री विपिन कुमार पांडे एक दिन के दौरे पर भरतपुर आए। यहां आईजी श्री राहुल प्रकाश ने आईजी कार्यालय में उनका स्वागत किया। इसी दौरान पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद एडीजी श्री विपिन कुमार पांडे ने रेंज के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और क्षेत्र में अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को ध्यान में रखते हुए रेंज में बढ़ती जा रही सतर्कता और आगे की तैयारियों की भी जानकारी ली। जीत के दौरान आईजी भरतपुर, उनके 2 एसपी, भरतपुर एसपी, करौली एसपी और लीग के भी अधिकारी थे। एसपी साहब तो आपसे गए, उन अधिकारियों से चर्चा हुई। इस विजिट का मुख्य उद्देश्य सामान्य परिचय क्षेत्र में क्या चल रहा है, क्योंकि हाल में ही रेंज प्रभारी के रूप में मुझे ये चार्ज इधर दिया गया था। तो उसके पहले मैंने सवाई माधोपुर जाकर वहाँ रखी थी साहब अधिकारियों से चर्चा की, अपराध की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। और आज यहाँ पर जो उपस्थित अधिकारी है इनसे सामान्य चर्चा की गई। अब साथ में भी जो गाँव की जो घटना हुई है इसको लेके क्या सतर्कता बरती जा रही है या आगे ध्यान रखता है। अभी तक लोगों ने भी अच्छी समझ के साथ इन चीज़ों को लिया है और पुलिस अधिकारियों ने भी जैसा मुझे बताया कि यहाँ भी लोगों ने जो भी इंटरनल चीज़ें होती है सरकार और मुख्यालय के बीच भी या जवानों के बीच की चीज़ें, कई चीज़ें थी। जैसे भर्ती के लिए आपने पूछा, तो भर्ती तो भी कल ही से शुरू हुई है और राज्य सरकार ने हमारे को पहले तो 6000 दी, फिर सीएम साहब ने चला के 3500 और घोषणा किया है और कल से ही वो राज्य के युवाओं के लिए 10,000 की भर्ती आवेदन शुरू हो गया है और इसी साल ये हम इसको कंप्लीट कर लेंगे जून जुलाई तक। जहाँ तक प्रमोशंस की बात है तो उसमें जल्दी ही मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने संज्ञान लिया है और उसमें जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उसका जल्दी समाधान होगा मेरे लेवल। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर अब बूंदी के बाद टोंक में भी आयुर्वेदिक पंचकर्म इलाज शुरू किया जाएगा। इस संबंध में टोंक के जिला आयुर्वेद विभाग के उप निदेशक और सहायक निदेशक ने बूंदी के बालचंद पाड़ा स्थित राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में पंचकर्म केंद्र का दौरा किया।
उन्होंने वहां की व्यवस्थाएं, प्रबंधन और मरीजों को मिल रही सेवाओं की जानकारी ली। साथ ही दूर दराज से आए मरीजों से इलाज के अनुभव का भी फीडबैक लिया। भजनलाल सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान और दलित उद्यम प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना का मकसद है कि दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अच्छे मौके मिले, ताकि वे राज्य के विकास में सक्रिय भाग ले सके। अलवर जिले के उद्योग विभाग के जीएम श्री एम.आर. मीणा ने बताया कि योजना कमजोर वर्गों के लिए बहुत फायदेमंद है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सरकार का लक्ष्य है कि दलित और आदिवासी समाज को आगे बढ़ाया जाए और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित एवं आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जो ST/SC वीकर सेक्शन के लिए है और इन लोगों को जो राज्य की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस योजना को राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। और ये योजना ST/SC के जो भी अपना खुद का स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं वो लाभार्थी इस योजना में लाभ ले सकते हैं। और इस योजना के इस वर्ष के हमको टारगेट मिल चुके हैं और हमने मीडिया के माध्यम से ऑफलाइन एप्लीकेशंस मांगी हैं और हम पिछली बार भी ब्लॉक लेवल पर इस योजना के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु हमने कैंप लगाए, जिला स्तर पर भी कैंप लगाया। तो योजना के बारे में लोगों को हमने जागरूक कर दिया है और लोगों का रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। पिछली बार भी हमने 100% टारगेट अचीव किए थे। और ये जो योजना है इसके अंतर्गत 7 से 9% इंटरेस्ट सब्सिडी है और मैक्सिमम 25 लाख रुपए मार्जिन मनी सब्सिडी है। तो इसमें मैक्सिमम बैंकों के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए तक कोई भी ST/SC का अपना खुद का स्वयं का व्यवसाय करना चाहता है तो सर्विस, बिजनेस और इंडस्ट्री तीनों सेक्टर कवर होते हैं। तीनों सेक्टरों में कोई भी अपना काम करना चाहता है तो इस योजना में लाभान्वित हो सकता है। और ये बैंक स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसकी रिव्यू होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिव्यू होती है, कलेक्टर की अध्यक्षता में DLRC की बैंकर्स की मीटिंग होती है, उसमें रिव्यू होती है। तो ये वीकर सेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और इसमें जो 25 लाख रुपए तक है वो 9% इंटरेस्ट सब्सिडी है और 25 से 5 करोड़ तक जो कोई अपना लोन लेता है उसके लिए 7% इंटरेस्ट सब्सिडी है और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक 6% इंटरेस्ट सब्सिडी है। तो ये योजना जो वीकर सेक्शन है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रकार से इंटरेस्ट फ्री स्कीम है क्योंकि इसमें मार्जिन मनी भी एक्स्ट्रा दिया है। तो इस योजना में मैं आपके माध्यम से ST/SC के जो भी अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए मैं आह्वान करता हूं कि जिला उद्योग केंद्र में आप ऑफलाइन फॉर्म निःशुल्क प्राप्त करें और भरें। किसी तरह की कोई समस्या है तो हम आपके साथ हैं, सभी तरह से मार्गदर्शन दिया जाएगा और सभी तरह से आपको गाइड किया जाएगा। उपखंड मुख्यालय पर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में SDMC की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार सरकारी स्कूलों में नए नामांकन बढ़ाने के विषय पर खास चर्चा हुई। साथ ही आने वाले सत्र के प्रवेश उत्सव में नए स्कूल भवन के उद्घाटन जैसे मुद्दों पर भी विचार किया गया। सरकार ने ये भी कहा कि आम लोगों को स्कूलों से जुड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इनका लाभ ले सके। स्थानीय विद्यालय में SDMC की बैठक आयोजित की गई जिसमें पहला जो एजेंडा बिंदु था उसमें 2025-26 में नामांकन अभियान को लेकर के नामांकन में 10% अभिवृद्धि की जानी है। इस हेतु सभी सदस्यों के समक्ष चर्चा की गई। सभी उपस्थित सदस्यों ने 10% नामांकन अभिवृद्धि में सहयोग का पूर्ण आश्वासन दिया। और दूसरा जो एजेंडा बिंदु था अपने नवीन भवन में विद्यार्थियों के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव भी इसमें लिया गया। साथ ही पेयजल व्यवस्था और बिजली व्यवस्था की भी प्रस्ताव एजेंडा में रखा।
जोधपुर जिले के भोपालगढ़ और आसपास के ग्रामीण इलाकों में अब किसानों और आम लोगों को अपने खेतों तक जाने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार ने रास्ता खोलो अभियान शुरू किया है, जिसके तहत भोपालगढ़ क्षेत्र के सभी बंद रास्ते जो अतिक्रमण या अन्य कारणों से बंद थे अब खोले जा रहे हैं। इन रास्तों को फिर से सही किया जा रहा है और सरकारी रिकॉर्ड में भी उनका अंकन किया जा रहा है ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं ना हो। ये अभियान भोपालगढ़ के लोगों, खासकर किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी द्वारा रास्ता खोलो अभियान जो शुरू किया है वो किसानों के लिए एक बहुत अच्छी पहल है, जो अपने खेतों में जाकर समय पर बुआई भी कर सकते हैं। और पहले एक दूसरों को खेत में जाना पड़ता था और कभी रास्ता रोक देते थे। अब सरकार द्वारा चलाई गई पहल और प्रशासन द्वारा खोले गए रास्ते में हर किसान को अपने खेत में जाने के लिए सुविधाजनक हो गए हैं और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। नगर पालिका प्रशासन ने नगर कस्बे के बस स्टैंड पर एक आश्रय स्थल स्थापित किया है, जहां दूर दराज से आने वाले यात्रियों को ठहरने की सुविधाएं दी जा रही हैं। ये सुविधा यात्रियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर हीट वेव से बचाने के लिए इस आश्रय स्थल पर बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। यहाँ यात्रियों को गर्मी से बचने के लिए छाया, पानी, कूलर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। ये आश्रय स्थल बहुत अच्छा है। यहाँ पे रहना, खाना पीना सब की व्यवस्था अच्छी है, सोने की व्यवस्था अच्छी है, काफ़ी स्वच्छ है और कूलर भी है यहाँ पे और यहाँ में कोई प्रकार की परेशानी कभी नहीं है। दीप नगर में सोनाई की सबसे क्लीन में हम रहते हैं, वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर व्यवस्था है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राजस्थान के हर जिले को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी दिशा में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शहर में विवादित प्लॉटों और सार्वजनिक स्थानों पर फैले कचरे की जल्द सफाई की जाए। इसके साथ ही कलेक्टर ने यह भी कहा कि उन लोगों की पहचान की जाए जो खाली प्लॉटों या फिर सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंक रहे हैं। ऐसे मामलों के फोटो और वीडियो बनाए जाए ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। नगर परिषद क्षेत्र में कुछ ऐसे विवादित भूखंड पड़े हुए हैं जहां जिनके भूखंड है या जहां विवाद है वहां सफाई नहीं हो पाती है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एवं श्रीमान आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार ऐसे प्लॉटों पर विशेष सफाई करवा रहे हैं जहां कभी सफाई नहीं हुई है। इनमें आसपास के लोग कचरा डालते हैं और आसपास के व्यक्ति ही इसमें आग भी लगा देते हैं, जो कि जो है कानूनन अवैध है। कचरे को जलाना कानूनन सही नहीं है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय आयुक्त महोदय के डायरेक्शन में ये सफाई कार्य चल रहा है और इस तरह के प्लॉटों को चिन्हित कर अपन कार्रवाई भी करेंगे। जो प्लॉट मालिक हैं या जो विवादित प्लॉट हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। और भी इसके अलावा जहाँ इस तरह के भूखंड है सब पर जो है सफाई करवाई जाएगी बरसात से पूर्व। भजनलाल सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन कदमों का मुख्य उद्देश्य छात्रों का विश्वास बढ़ाना और परीक्षा प्रणाली को निष्पक्ष और प्रभावी बनाना है। भजनलाल सरकार ने कई प्रतियोगी परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में आयोजित करना शुरू किया। इससे परीक्षा में पारदर्शिता बढ़ी है और नकल होने की संभावना भी कम हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी ने पहला कदम ये उठाया कि राजस्थान में नकल में हर वर्ष धांधली हो रही थी, डैमी कैंडिडेट बैठ रहे थे, हरी अनियमितता हो रही थी, परीक्षाएं निरस्त पर निरस्त हो रही थी, छात्र बेरोजगार और परेशान थे, नकली लोगों को प्रत्याशी बना करके उसको पास करके नौकरियां दे दी गई। इस प्रकार का घोर अनियमितता राजस्थान सरकार के अंदर गहलोत के समय चल रही थी। उस समय के शिक्षा मंत्री के द्वारा इतनी घोर अनियमितता की गई तो उस समय के अखबार उनकी अनियमितताओं से भरे पड़े रहते थे। भारी भ्रष्टाचार हुआ, हर बार मतलब पेपर लीक हुए। भजनलाल सरकार आती पहले सबसे पहला स्टेप पे आया कि एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, परीक्षा द्वारा नहीं हुई। जिन्होंने भी अवैध तरीके से बैठ के परीक्षा ली उनको चिन्हित किया गया और चिन्हित करने के पश्चात उन पर कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जिले में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं।
करौली शहर में बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए जलदाय विभाग द्वारा पानी की व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जलदाय विभाग अमृत कलश योजना के तहत शहर में कई जगह नए नलकूप लगाएगा ताकि लोगों को पर्याप्त पानी मिल सके। फिलहाल करौली शहर में 9 ऊंचे जलाशय हैं जिनसे जलापूर्ति की जा रही है। वर्तमान में समर कंटिजेंसी के तहत अभी कुछ सबमर्सिबल पैनल मोटर पंप सेट बदले जाएंगे ताकि लोगों को तत्काल राहत मिल सके। वैसे जो लोगों की डिमांड अनुरूप 14 MLD पेयजल की रिक्वायरमेंट है अपने पास और उसके एवज में अपना उत्पादन 10 MLD के लगभग हो रहा है। तो लगभग 5 MLD के लिए अपने अमृत योजना के तहत 31 नलकूप खोदे जाएंगे और बाकी पे जो नई कॉलोनियाँ बसी हुई है उनको कनेक्टिविटी की जाएगी पाइपलाइन से उनकी भी, ताकि लोगों नई कॉलोनियों में भी पेयजल सप्लाई की जा सके। और अभी लोगों की समस्या सुनने के लिए अपन ने कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है जो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक चलता है। दोपहर में कर्मचारी लगा रहते हैं ताकि लोगों की शिकायतों को जल्दी निस्तारण किया जा सके। 12 जिले के अंता में करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से एक नई लाइब्रेरी बनाई गई है। अब ये लाइब्रेरी तैयार हो चुकी है और जल्द ही इसका उद्घाटन भी कर दिया जाएगा, जिसके बाद छात्र और आम लोग इसका फायदा भी उठा सकेंगे। आज के प्रतियोगिता वाले समय में छात्रों को शांत माहौल में पढ़ाई की जरूरत होती है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अंता में ये लाइब्रेरी बनवाई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में बनी इस लाइब्रेरी में छात्रों और आम लोगों के लिए अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ताकि सभी को इसका पूरा लाभ मिल सके। भजनलाल सरकार आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में अब दिव्यांग लोगों के लिए भी पढ़ाई और रोजगार के लिए आने जाने को आसान बनाने की पहल की गई है। इस बार के बजट में सरकार ने 2000 दिव्यांग लोगों को स्कूटी देने की घोषणा की थी। अब इस योजना पर काम भी शुरू हो गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने 2000 दिव्यांगों को स्कूटी देने के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा संख्या 43 के अनुसार पूरे राजस्थान में 2000 दिव्यांगों को स्कूटी प्रदान की जाएगी राज्य सरकार द्वारा। जिला झुंझुनू को 50 स्कूटी वितरण का टारगेट मिला है। अब तक हमारे जिले में 20 एप्लीकेशन आ चुकी हैं जिनकी जांच से हमने कर ली है। बाकी लगातार दिव्यांग इसके लिए आवेदन कर रहे हैं। 15 मई इसकी लास्ट डेट है। 15 मई तक जो दिव्यांग आवेदन कर देंगे और जिनमें जो पात्र पाए जाएंगे उनकी एक जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी होती है जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर महोदय करते हैं। DTO साहब उसके मेंबर होते हैं, हम उसके मेंबर सेक्रेटरी होते हैं और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी उसके मेंबर होते हैं। ये 4 लोगों की कमेटी इन आवेदन पत्रों को भली भांति चेक करती है, देखती है और पात्रता के अनुसार वरीयता क्रम में दिव्यांगों को स्कूटी अलॉट की जाती है। जो टारगेट से ज़्यादा जो एप्लीकेशन आएंगी उसके लिए डिपार्टमेंट ने बाकायदा रूल बना रखे हैं। सबसे पहले प्राथमिकता 18 से 29 साल तक के युवा दिव्यांगों को जो नियमित रूप से कहीं अध्ययन कर रहे हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद में यदि टारगेट शेष रह जाते हैं तो 29 साल से 45 साल तक के अध्ययन करने वाले या अपना खुद का रोजगार करने वाले दिव्यांगों को द्वितीय प्राथमिकता दी जाएगी और फिर उनका चयन किया जाएगा। 50 का टारगेट पूरा होने के बाद में जो आवेदन पत्र बच जाते हैं वो ऑटोमेटिक ही रिजेक्ट हो जाते हैं। मतलब अपने जिले में 50 लोगों को स्कूटी मिलनी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा संख्या 43 के अनुसार। देखिए, आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई है। 15 मई के बाद में जब इनकी स्क्रीनिंग हो जाएगी और इनका चयन हो जाएगा उसके बाद में स्टेट लेवल से ही स्कूटी डिलीवर होंगी। जैसे ही डिलीवर होंगी हम एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे जिसमें माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, माननीय समस्त विधायकगण और माननीय समस्त जनप्रतिनिधिगणों की उपस्थिति में सभी दिव्यांगों को ये स्कूटी प्रदान की जाएंगी। देश में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 समय का भरपेट खाना नहीं मिल पाता। ऐसे लोगों की मदद के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने गरीबों को भरपेट खाना देने के लिए अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लोगों को सिर्फ 8 रुपए में स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना दिया जा रहा है। केकड़ी और सरवाड़ उपखंड मुख्यालय में ये योजना चल रही है। क्षेत्र में जो केकड़ी नगर क्षेत्र में 3 इंदिरा रसोई संचालित है। एक तो यहाँ पे बस स्टैंड के सामने ही है, एक कृषि उपज मंडी के सामने और एक
हॉस्पिटल में है, तो वहाँ पे सुचारू रूप से चल रही है अभी। भारत सरकार की योजना के अंतर्गत श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना यहाँ चलाई जा रही है, जिसका एक ही लक्ष्य है कि हर गरीब को भरपेट खाना मिले, हर गरीब को भोजन मिले। उसके अंतर्गत यहाँ पे हम एक थाली के अंदर 6 चपाती, दाल, 1 हरी सब्जी, अचार और चावल इनको दिया जाता है। भरपेट इनको खाना मिल रहा है और हमारा यही लक्ष्य है कि यहाँ जितने भी गरीब लोग हैं उनका दोनों समय का भोजन यहाँ हो और उनको भरपेट खाना मिले। ये राजस्थान अजमेर जिले से हूँ सर, सरवार शरीफ में। वहाँ पे जो इंदिरा रसोई योजना है वहाँ से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो 8 रुपये में थाली मिलती है, वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा होती है। दाल, 1 सब्जी, राइस मिलते है, 4 चपाती मिलती है, खाना बहुत टेस्टी होता है। और इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा किसी को चाहिए होता है तो 1 चपाती और दाल वगैरह एक्स्ट्रा मिल जाता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सुशासन नीति के तहत अब सड़कों को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि लोग आराम से यात्रा कर सके। इसी के तहत नसीराबाद से मांगलियावास तक सड़क पर पेवरीकरण का काम किया जा रहा है। इससे गाड़ियों और यात्रियों को टूटे फूटे रास्तों और गहरे गड्ढों से राहत मिलेगी और दुर्घटनाओं की संभावना भी कम हो जाएगी। डामर का कार्य भजनलाल सरकार के नेतृत्व में राजस्थान में चल रहा है, जिससे वाहन चालकों को असुविधा ना हो। इसलिए कहाँ से कहाँ तक बनाई है अपना नसीराबाद से और मांगलियावास। राजस्थान सरकार ने बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए विश्व टीकाकरण सप्ताह के तहत अलवर ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर यह अभियान 24 से 30 अप्रैल तक चलाया गया। इसका उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ रखना है। मालाखेड़ा उपखंड के कुशालगढ़ स्वास्थ्य केंद्र और उसके अधीन गांव आंगनबाड़ी केंद्रों और अन्य उप स्वास्थ्य केंद्रों में बच्चों को टीके लगाए जा रहे हैं। ये क्षेत्र सरिस्का जंगल के पास है, जहां कई गांवों में बच्चों का पूरा टीकाकरण किया जा रहा है ताकि वे गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रहे। आज कुशालगढ़ PHC सर्विस सेंटर पे है, तीसरे से अभियान चला है। वो छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए क्या किस चीज़ से बिगेल ये बच्चे को जो लगता है किसी चीज़ से लेकर 9 महीने 1.5 साल तक अपने सभी केंद्रों को सभी केंद्र। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान सरकार प्रदेश में पेयजल संकट से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसका मकसद ये है कि हर घर तक साफ पानी पहुंच सके, चाहे वह गांव के आखिरी कोने में ही क्यों ना हो। इसी प्रयास के तहत लूणी विधानसभा क्षेत्र के लूणी और डोली उपखंड में जलदाय विभाग ने पानी चुराकर बेचने वाले माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। ये माफिया पाइपलाइन से पानी चोरी कर टैंकरों में भरकर बेच रहे थे। जलदाय विभाग ने कार्रवाई करते हुए 6 टैंकर पकड़े और उन्हें पुलिस को सौंप दिया। डोली के सहायक अभियंता श्री नरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि ये कार्रवाई जिला कलेक्टर और लूणी SDM श्री पुखराज कांसोटिया के निर्देश पर बनाई गई विशेष टीम ने की। PHD विभाग द्वारा भांडू खुर्द, भांडू कल्ला और सुखदन को जाने वाली मुख्य पाइपलाइनों से जिन लोगों के द्वारा अवैध टैंकर भरे जा रहे हैं, टैंकर भर के बेचे जा रहे हैं, उनके खिलाफ प्रशासन की मदद से, जिसमें पुलिस प्रशासन बोरनाड़ा, पुलिस प्रशासन लूणी और संबंधित सहायक अभियंता नरेंद्र पाल सिंह और राम बाबू जी कनिष्ठ अभियंता द्वारा कार्रवाई करते हुए आज अभी तक 2 टैंकर पकड़ लिए गए और दोनों ही टैंकरों को बोरनाड़ा थाने भेज दिया गया है। ये कार्रवाई आगामी जहां सप्लाई चलेगी वहां टैंकर पकड़कर अवैध टैंकरों को पुलिस में थाने में जमा कराया जाएगा और संबंधित टैंकर धारकों के मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा और उस पर शास्ति भी लगाई जाएगी। विभाग ने SDM साहब को अवगत करवाया था, जिससे SDM साहब ने अपने लेवल पर, जिसके अंदर तहसीलदार, BDO, सहायक अभियंता और पुलिस प्रशासन की एक टीम गठित करी है, जो कि आज कार्रवाई करी और आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। भजनलाल सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा घर घर सर्वे किया जा रहा है ताकि शिक्षा से वंचित बच्चों और ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से शिक्षा से जोड़ा जा सके। इसके साथ ही राज्य सरकार शिक्षा में नवाचार करने के लिए शाला दर्पण शिक्षक ऐप का इस्तेमाल कर रही है। इस ऐप के माध्यम से प्रवेशोत्सव का आयोजन किया जा रहा है ताकि राजकीय विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित हो सके। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पहल, माननीय शिक्षा मंत्री जी की पहल, शिक्षा विभाग की पहल से घर घर हाउस होल्ड सर्वे किया जा रहा है, जिसके तहत
स्कूल से बाहर जो बच्चे हैं, चाहे वो ड्रॉप आउट हो, चाहे वो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हों, जैसे घुमंतु परिवार हैं या झुग्गी झोंपड़ियों वाले बच्चे ही, या रोजगार पेशा के कारण से यहाँ पर आकर के रह रहे माता पिता के साथ आए हुए बच्चे हैं, इन सभी को शिक्षा के साथ जोड़ा जाना है। ये सरकार का और विभाग का एक बहुत ही अच्छा कदम है, जिसके तहत अपन सभी वंचितों को शिक्षा से जोड़ करके एक राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र विदेश योग्य नागरिक तैयार करने की कदम में आगे बढ़ रहे हैं। हाउस होल्ड सर्वे अभी शुरू हो गया, प्रथम चरण का प्रारंभ हो गया है। इसमें टीचर्स को जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनको वार्ड वितरित कर दिए गए हैं और एक टीचर जिनको वार्ड वितरित किए वो घर घर जा करके ऐसे बच्चों को चिन्हित करेंगे जो अभी विद्यालय से नहीं जुड़ पाए हैं, तो उन्हें विद्यालय मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उन्हें विद्यालय ड्रॉप आउट बच्चे भी उसमें शामिल आए। 3 साल से अबव के जो भी बच्चे हैं उनको इसके लिए प्रक्रिया जारी की गई। सरकार क्या सरकार की जैसा कि शिक्षा का अधिकार के तहत सभी की मंशा है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं आए। कुछ ऐसे बच्चे जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए और कुछ ऐसे बच्चे जो विद्यालय से नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें भी विद्यालय में लाकर के प्रवेशोत्सव प्रक्रिया को बढ़ाया जाए ताकि सरकारी विद्यालयों में नामांकन की गति भी बढ़े और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह पाए। राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक और अच्छा कदम उठाया है। बयाना उप जिला अस्पताल में एक स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट स्थापित की गई है जो नवजात शिशुओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। इस यूनिट के शुरू होने से अब इलाके के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधा मिल रही है और उन्हें बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। इस यूनिट के इंचार्ज डॉक्टर महेश धाकड़ ने बताया कि यहाँ 9 बेड की व्यवस्था की गई है जहाँ नवजात शिशुओं के जन्म के बाद 1 महीने तक उनका इलाज किया जा सकता है। यहाँ सरकारी अस्पताल बयाना के अंदर एक बहुत ही अच्छी यूनिट हमने डेवलप की हुई है। पहले यहाँ से आसपास के जितने भी एरिया हैं उनसे जो न्यूबॉर्न बच्चे हैं 1 महीने तक के बच्चे गंभीर अवस्था में जो आते थे जिनको हम करीब सभी बच्चों को रेफ़र करते थे, अब हमारे पास बयाना में एक स्पेशल केयर यूनिट हमने डेवलप की है। इसमें जितनी भी न्यूबॉर्न की बीमारियां हैं जैसे कि कम वजन के बच्चे, सांस के, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को पीलिया है, उन सभी बीमारियों की यहाँ पर मशीन उपलब्ध है और हम यहाँ इलाज कर रहे हैं। ये बयाना SDH में ये स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट है। इसमें ऐसे जन्म लेता है बच्चा जब से और 30 दिन तक का बच्चा भर्ती होता है। हमारे यहाँ पर 9 बेड उपलब्ध हैं और उसमें कोई भी परेशानी आए, बच्चे को प्री मैच्योरिटी हो या जॉन्डिस होता है या सांस लेने में परेशानी होती है या कोई बुखार है, कुछ भी परेशानी होती है उसको हम यहाँ पर भर्ती करते हैं। उसको 24 घंटे निगरानी में रखते हैं। उसके अलावा हमारे डॉक्टर साहब है वो भी राउंड करते रहते हैं, OPD देखते ही हैं। उसमें कोई यूनिट चला रहे हैं। ये क्या है, सरकारी तरफ से बहुत अच्छी सुविधा है हमारे क्षेत्र के लिए। पहले बच्चे जो होते थे वो भरतपुर रेफर करने पड़ते थे, अब वो बच्चे यहीं पे स्वस्थ हो जाते हैं। बयाना में जो पहले सुविधा थी वो पहले बच्चों को भरतपुर ले जाते थे, लेकिन बदनलाल सरकार जब से आई है उन्होंने बयाना के लिए बहुत अच्छी सुविधा सोची है। उन्होंने कि 10 बच्चे जो उनको भरतपुर ले जाने थे रेफर करने के लिए, उनके लिए 9 वार्डों के लिए यहाँ सुविधा रख दी है उन्होंने ICU में। ये बहुत अच्छी सुविधा है ताकि कोई भी बच्चा जन्मजात से अपने क्षेत्र में ही यहाँ पे इसका इलाज हो। डॉक्टर पूरी रूप से बहुत बढ़िया इलाज कर रहे हैं। सरकार ने जो योजनाएं लागू की हैं वे बहुत ही अच्छी हैं और आम जन की सुविधा के लिए योजनाएं लागू हैं। मैं बार बार भजनलाल सरकार को धन्यवाद देता हूँ जो राजस्थान के विकास में वो आगे ले जा रहे हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य है। पहले बच्चों को भरतपुर ले जाना पड़ता था, जो सारी सुविधाएं बयाना अस्पताल में उपलब्ध हैं। मैं बार बार राजस्थान सरकार को धन्यवाद देता हूँ। 12 जिले के अंता में राज्य सरकार के निर्देश पर नगर पालिका ने गर्मी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जगहों पर टेंट लगवाए हैं जहां ठंडा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कदम से राहगीरों और आम जनता को पानी के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नगर पालिका द्वारा भीषण गर्मी में की गई इस व्यवस्था की कस्बे के गणमान्य नागरिकों समेत आमजन ने प्रशंसा की है। भजनलाल सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो राजस्थान योजना शुरू की जो खेलो इंडिया की तर्ज पर काम करेगी। इस योजना के तहत राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी
जिससे युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी प्रतिभा भी उभर कर सामने आएगी। राजस्थान की राष्ट्रीय बॉक्सिंग टीम को 68वीं राष्ट्रीय अंडर 19 बालक बालिका प्रतियोगिता के लिए दिल्ली रवाना किया गया है। ये प्रतियोगिता 30 अप्रैल से 5 मई तक दिल्ली में होगी। वहीं डीडवाना जिला के उपजिला शिक्षा अधिकारी श्री राजेश चौधरी ने बॉक्सिंग टीम को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली भेजा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ये कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य और खेलों में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। उनका लक्ष्य प्रदेश को खेलों में अग्रणी बनाना है। 68वीं राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता के बाद वहाँ पे जो गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट बच्चे थे, उनका राष्ट्रीय स्तरीय कैंप नवसर्जित डीडवाना कुचामन जिले के अखरोट स्कूल में 21 और 22 तारीख को पहले ट्रायल आयोजित की गई थी, जिसमें सफल जो बच्चे थे जो राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए थे, उनका 21 से 27 तारीख तक कैंप में सफल आयोजित होकर आज ये टीम एक राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए छत्रसाल स्टेडियम दिल्ली जा रही है। इस टीम में राजस्थान के बहुत अच्छे प्लेयर हैं जो पहले भी कई जगह मेडलिस्ट रह चुके हैं और आगे भी राजस्थान का नाम रोशन वहाँ पर 68वीं राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में करेंगे। बॉक्सिंग में राजस्थान का धीरे धीरे लेवल बहुत शानदार होता जा रहा है। कल ही संपन्न अंडर 14 बॉक्सिंग राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर रही है। राज्य सरकार धीरे धीरे खेलों के प्रति जो रुझान बढ़ रही है, उस रुझानों का ये धीरे धीरे निकल के परिणाम आ रहे हैं कि हमारे ये नवसर्जित डीडवाना कुचामन जिले के 51 छात्र राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है और कम से कम 8 या 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त किया है। वॉलीबॉल में 2 राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर मेडलिस्ट अपने पास हैं। रग्बी फुटबॉल में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट 8 बच्चे अपने जिले से गए हैं। इस प्रकार डीडवाना कुचामन जिले ने जब से बनाया, इन 2 सालों में डीडवाना कुचामन जिला खेल के क्षेत्र में एक बड़े उच्च कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और धीरे धीरे एक राजस्थान में अलग ही अपनी पहचान बना रहा है। 68वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप अंडर 19 छात्र और छात्रा जो दिल्ली में आयोजित होने जा रही है, जिसका कैंप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अखरोट में आयोजित किया गया था। 23 से और 27 तक 30 से और 5 तक इसका जो टूर्नामेंट है वो दिल्ली में आयोजित होगा छत्रसाल स्टेडियम में। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जोधपुर पुलिस ने प्रवासी मजदूरों का वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया है। सदर बाजार थाने की पुलिस ने घोड़ा चौक इलाके में ज्वेलर्स की दुकानों पर काम करने वाले कारीगरों की जांच शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये कार्रवाई राजस्थान सरकार के आदेश पर की जा रही है। इसमें प्रवासी मजदूरों के आधार कार्ड और पहचान से जुड़े दस्तावेज उनके मालिकों से लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जिले में कई विकास कार्य हो रहे हैं। शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए जलदाय विभाग पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए भी काम कर रहा है। अमृत 2.0 योजना के तहत शहर में कई नए नलकूप लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। विभाग के अधिकारी इन नलकूपों से जल उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अभी जलदाय विभाग की ओर से 31 नए नलकूप लगाए जा रहे हैं और अमृत योजना के तहत जल सप्लाई की नई योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। राजस्थान सरकार आम लोगों के भले के लिए कई योजनाएं चला रही है और इसी के तहत कुंभकारों को भी मदद दी जा रही है। राजस्थान शिल्प और माटी कला बोर्ड के जरिए सरकार कुंभकारों को नई तकनीक वाले औजार और सस्ते लोन उपलब्ध करवा रही है ताकि उनका काम आगे बढ़ सके। श्री गंगानगर की कुंभकार बिमला देवी ने बताया कि उन्हें सरकार से इलेक्ट्रिक माटी चौका और मशीन मिली है, जिससे अब मटके बनाना आसान हो गया है और इससे उनकी शारीरिक मेहनत भी कम हुई है और काम भी तेजी से हो रहे हैं। क्या सरकार भी आपकी मदद करती है क्या? करती है। अच्छा, कैसे? हमें चाक दिया है और मिट्टी गूंदने के लिए भी मशीन दी है और कुछ लोन वगैरह भी देंगे। अच्छा, मटके बनाओ। ये चाक और मशीन से कुछ फायदा हुआ? हाँ, फायदा तो है। हाथ से नहीं गूंदनी पड़ती है मशीन और चाक लेट से चलता है। कामा नगर पालिका ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना का अच्छे तरीके से संचालन किया है, जिससे कई बेरोजगारों को काम मिला और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। दीग जिले की कामा नगर पालिका ने राजस्थान सरकार की इस योजना के तहत स्थानीय बेरोजगार युवाओं और जरूरतमंद लोगों को रोजगार के देने के लिए लगातार
प्रयास किए हैं। इस योजना का उद्देश्य है कि शहरों में गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को साल में 125 दिन का काम मिले, जिससे वे अपना जीवन अच्छे से चला सके। कामा नगर पालिका के अधिकारी श्री नटवर लाल बसवाल ने बताया कि इस योजना के तहत सड़क बनाना, सफाई करना, पौधे लगाना और जल संरक्षण जैसे कार्यों में लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना संचालित की गई है, जिसमें प्रत्येक श्रमिक को 125 दिवस का गारंटी मिलती है कार्य की, जिसके द्वारा जो शहरी लाभार्थी हैं उनको भरपूर लाभ मिल रहा है। बहुत अच्छी योजना है। गर्मी में क्या है, समय का परिवर्तन कर दिया गया है, जो 6 से 2 बजे तक चल रहा है। और मैट रहते हैं, मैट को प्रतिदिन का रोजगार मिलता है। शहर के जितने भी लाभार्थी हैं जो इसमें आवेदित करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जो डिमांड है उनके बेसिस पे इनको रोजगार प्राप्त होता है। बहुत पारदर्शिता से कार्य होता है, क्योंकि जो पैसा है इनका मापन के उपरांत इनके स्वयं के खाते में जाता है। नियमित रूप से क्या कहते हैं, इनकी जांच होती रहती है। इसमें महत्वपूर्ण कार्य शहर में पौधारोपण है, किसी ग्रेवल सड़क का निर्माण किया जाना है, कटाई छटाई है, रोडों का निर्माण है मटेरियल के साथ में, जो अपने तालाब हैं, पौंड हैं, कुंड हैं, उनकी साफ सफाई, उनकी क्या कहते हैं जीर्णोद्धार का कार्य है। शहर में जितने भी क्या कहते हैं सौंदर्यीकरण के कार्य इनके द्वारा करवाए जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो योजना का चलाई राज्य सरकार के द्वारा जो चल रही है, उससे कामा कस्बे में लगभग 125-30 लोग हैं जो अभी भी इससे हर महीने लाभान्वित हो रहे हैं। मस्टॉल नियमित रूप से चल रही हैं और बहुत अच्छी योजना है। इसका लोग बाग भरपूर आवेदन करके लाभ उठाएं, मेरी ये सबसे अपील रहेगी। सरकार द्वारा जो ये नरेगा चलाई जा रही है, सबके लिए रोजगार मिल रहा है। सारी बहन मिलके अपने यहीं पे खूब बढ़िया काम कर रही है, इसी से सबका गुजारा चल रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा जो मनरेगा योजना चलाई जा रही है, इससे हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और इसी से हमारा रोजगार चल रहा है। मुझे भजनलाल शर्मा के द्वारा चलाई गई स्कीम बहुत अच्छी है। अब देवली और आसपास के लोगों को हरिद्वार और डिग्गी कल्याण जी तक सीधी बस सेवा मिलने वाली है। ये सुविधा अगले महीने से शुरू हो सकती है। बूंदी डिपो ने पहले बंद हुई इन रूटों की बसों को फिर से शुरू करने की योजना बनाई है, जिससे यात्रियों को सफर में आसानी होगी। देवली बस स्टैंड के बुकिंग प्रभारी श्री राकेश शर्मा ने बताया कि देवली क्षेत्र के लोगों के लिए 2 नई बसें शुरू की जा रही हैं। इनमें पहली बस कोटा से हरिद्वार जाएगी और ये पूरी तरीके से स्लीपर बस होगी। देवली से कोटा से हरिद्वार के लिए स्लीपर बस नई जारी की जा रही है। पहले 3x2 थी, अब इसके लिए स्लीपर के लिए हमारे सीएम साहब ने डिमांड करी है। वो अगले महीने रोडवेज को गाड़ी उपलब्ध हो जाएगी, जो सभी यात्रियों को। और देवली जैसे शहर में वो होके गुजरेगी, यहाँ 4 डिस्ट्रिक्ट से देवली अटैच है। ये ज़िले से भी बेहतर ज़िला है। यहाँ यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए हरिद्वार के लिए, कोटा से हरिद्वार के लिए स्लीपर बस अगले महीने जारी की जाएगी। हेड ऑफिस से भी बात हो गई है। 23 गाड़ियाँ बूंदी डिपो को अलॉटमेंट हुई है। हमारे सीएम साहब द्वारा बहुत ही अथक प्रयास किए जा रहे हैं और जो पहले पुराने रूट बंद हो रहे थे उनको नए सिरे से चालू किया जा रहा है। कोटा से वाया टोडा होके डिग्गी के लिए नई बस जारी की जाएगी, जो कोटा से 7 बजे रवाना होगी और 12:30 बजे डिग्गी पहुंचेगी। 1:30 बजे डिग्गी से वापस रवाना होकर शाम को कोटा पहुंचेगी। ये रिटर्न गाड़ी है। इससे डिग्गी कल्याण जी के यात्रियों को भी डिग्गी कल्याण के दर्शन होंगे और वो रिटर्न भी वापस आ सकते हैं। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया विधानसभा क्षेत्र में टिब्बी और संगरिया इलाके के पशुओं का मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत बीमा किया जा रहा है। इस योजना में अगर बीमित पशु की मृत्यु हो जाती है तो सरकार की तरफ से 40,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। खंड पशु चिकित्सालय टिब्बी के प्रभारी डॉक्टर कृष्ण कुमार झाझड़िया ने बताया कि टिब्बी क्षेत्र में 6500 पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य था, जो पूरा कर लिया गया है। उन्होंने सभी पशुपालकों से अपील की है कि वे अपने पशुओं का बीमा जरूर कराएं, क्योंकि ये योजना पशुपालकों के लिए बेहद फायदेमंद है और संकट की घड़ी में मददगार भी साबित होती है। यहाँ पर राजस्थान सरकार की तरफ से मंगला पशु बीमा योजना एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना हमारे पशुपालकों को लाभान्वित करने के लिए चल रही है।
इसके अंदर हमें लगभग 6,500 पशुओं का रजिस्ट्रेशन करने का लक्ष्य दिया गया था, जो हमने 100% प्राप्त कर लिया। उसके पश्चात हमने इसमें रजिस्ट्रेशन के पश्चात जिन पशुपालकों का किया था, चिन्हित किया था, उनका हमने बीमा स्टार्ट कर दिया और आज दिनांक तक लगभग टिब्बी ब्लॉक में 600 के करीब पशुओं का बीमा हम कर चुके हैं। ये बहुत एक अच्छी योजना है सरकार की। इसमें कोई भी पशुपालक एक जन आधार पर 2 पशुओं का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। 2 दुधारू पशु हों, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, और उसके बीमित होने पर अगर मान लो कोई प्राकृतिक या कोई दुर्घटनावश या कोई बीमारी से पशु की मृत्यु हो जाती है, तो इसमें सरकार पशुपालक को 40,000 रुपये की तत्काल सहायता उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार अगर मान लो कोई भेड़ पालक या बकरी पालक है, वह अपने 10 पशुओं की 1 यूनिट मानी गई है, उस एक जन आधार पर 2 यूनिट हम बीमा करते हैं। और इसी प्रकार ऊँट पालकों को भी इसमें 1 ऊँट का बीमा करने के लिए, लाभान्वित करने के लिए जोड़ा गया है। एक जन आधार पर 1 ऊँट पालक का बीमा किया जाएगा, जिसमें लगभग उसको 40,000 रुपये का लाभान्वित किया जाएगा दुर्घटना होने पर या किसी प्रकार अन्य प्रकार से कोई नुकसान होने पर। दुर्घटना में मृत्यु हो जाए या बीमारी से मृत्यु हो जाए तो सरकार तत्काल उसको 40,000 रुपये की सहायता प्रदान करती है। मेरे पास 1 भैंस और 3 गायें हैं, एक छोटी पाडी है बढ़िया नस्ल की। तो मैंने अभी मुख्यमंत्री मंगला योजना का बीमा करवाया है, तो इसमें किसान को या पशुपालक को अच्छी सहायता मिलती है। पशु का कोई नुकसान होने पर, प्राकृतिक कोई दुर्घटना होने पर, आग लगने पर या कोई पशु के मर जाने पर 40,000 रुपये का आर्थिक सहायता हमें इस योजना के अंदर मिलता है, जो एक पशुपालक के लिए अच्छा है। तो मैं चाहता हूं सभी पशुपालकों को, राजस्थान के सभी पशुपालकों को ये बीमा करवाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी योजना है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत मैंने अपने दुधारू पशुओं का बीमा करवाया है, जो कि राज्य सरकार की एक स्कीम है। इसके अंतर्गत पशु की आकस्मिक मृत्यु, जो कि दुधारू पशु हैं, उनकी आकस्मिक मृत्यु या किसी कारणवश दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो हमें 40,000 तक अधिकतम पशु बीमा मिलता है हाथों हाथ। तो ये जो अपनी स्कीम है राजस्थान सरकार की, बहुत ही अच्छी है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा का आभार व्यक्त करता हूं, और हमारे जो नोडल अधिकारी हैं वो घर घर जाकर इसके जो लाभ बता रहे हैं, और कईयों के बीमा कर चुके हैं और अभी भी लगे हुए हैं। तो सभी से मैं ये विनती करता हूं कि अपने दुधारू पशुओं का बीमा करवाएं और राज्य सरकार की स्कीम का फ़ायदा उठाएं। एतराम गोदारो बोलूँगा मड़की से टिब्बी गा रखा है। बीमा योजना का मैं फार्म भराएड़ा है मेरा। मुख्यमंत्री अच्छा तो मतलब पशु सामने पशु भवन वाला जगह शाम कराए बांगे प्रति कुछ न कुछ झाके भी है। बीमा योजना कराओ। पशु जो कोई भी है 50 पशु रखूँ मैं, कोई पशु बीमारी हरी बीमारी और फ्री सरकारी दवाई टीका लगन लग रहा है। बहुत ही बढ़िया योजना है मुख्यमंत्री भजन लाल जी। बीमा योजना है जबकि कोई जब घाटो हो जाए और जो 40,000 रुपया सरकार से मिलने लग रही है, तो हमारे गरीब आदमी के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार है। भजनलाल सरकार ने पर्यावरण की रक्षा और समाज की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा कदम उठाया है। पुष्कर के पास करडेल ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक की शुरुआत की गई। ये जानकारी जिला परिषद सदस्य श्री महेंद्र सिंह मझेवला ने दी। इस बर्तन बैंक का मकसद प्लास्टिक और थर्माकोल जैसी हानिकारक चीजों के इस्तेमाल को कम करना है, ताकि पर्यावरण स्वच्छ और सुरक्षित बना रहे। मझेवला गांव के लोगों ने इसका अच्छा उदाहरण पेश किया। ग्रामीणों ने गणेश जी के थाली कार्यक्रम में इन बर्तनों का उपयोग किया और पर्यावरण के प्रति अपनी जागरूकता दिखाई। सरकार ने एक बहुत ही अभिनव पहल की शुरुआत की है। मैं मुख्यमंत्री भजन लाल जी का, पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जी का, अजमेर जिला कलेक्टर लोक बंधु जी का, हमारे सीईओ अभिषेक जी खन्ना का धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है। उसके तहत अजमेर जिले में ग्राम पंचायत कड़ेल में हमने भी बर्तन बैंक की स्थापना की है। उसके तहत आज यहाँ ग्राम मझेवला में गणेश जी की थाली का प्रोग्राम चल रहा है। उस प्रोग्राम में उन बर्तनों को काम में लिया जा रहा है और सभी ने प्रेरणा ली है कि एक अच्छा अभिनव पहल शुरुआत की है। इससे प्लास्टिक का खतरा जो देश में आने वाले समय में बहुत बड़ी विकट समस्या प्लास्टिक का रूप लेती जा रही है, उससे राजस्थान का जो पंचायती राज मंत्री चाह रहे हैं कि राजस्थान प्लास्टिक प्रदेश बने,
उसकी पहल बहुत ही एक शानदार पहल हुई है। इससे जो गौ माता, जिसके लिए पूरे देश में एक अलग जगह जा रही है कि गाय हमारी माता है, उस गाय की भी एक रक्षा होगी, क्योंकि गाय वहाँ पर देख रहे हैं कि प्लास्टिक के कारण ही गौ माता की मृत्यु हो रही है, तो वो भी एक अच्छी पहल इसमें साबित होगी। मैं साधुवाद और धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी का और राजस्थान सरकार का कि उन्होंने एक अच्छी अभिनव पहल ये बर्तन बैंक के रूप में स्टार्ट की है। और इसका किराया भी एक सेट का 3 रुपये है। मैंने पता किया कि प्लास्टिक की यदि अपन पातल दोना और गिलास मंगाते हैं तो उसकी कीमत 3 रुपये 80 पैसे होती है, उससे कम में इसका किराया सरकार ने रखा है। मैं सरकार को साधुवाद और धन्यवाद दूंगा। गांव मजीवला में है और यहाँ पे गणेश जी की खाकी का प्रोग्राम, और वहाँ पे हम आज स्टील के बर्तनों में खाना खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक नई योजना का स्टार्ट हुआ है जहाँ पे हम प्लास्टिक मुक्त करना चाहते हैं सभी चीज़ों को, जिससे हमारी गौ माता की रक्षा भी हो सके और हमारे पर्यावरण की सुरक्षा भी हो सके। उसके लिए आज सबसे पहले सभी गाँव में एक नई योजना स्टार्ट करी गई है जहाँ पे सभी को ये स्टील के बर्तन दिए जाएंगे। हर प्रोग्राम में सभी इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं और इससे ये हमारा पर्यावरण भी सुधरेगा और ये हमारे लिए सबसे बहुत अच्छी चीज़। आज हमारे ग्राम पंचायत कड़ेल में राज्य सरकार के द्वारा जो बर्तन बैंक की स्थापना की गई है हमारे ग्राम पंचायत कड़ेल में, जो कि 22 अप्रैल को हमारे घर साहब के पुत्र की शादी थी, उसमें अच्छी पहल हुई है, जिसमें आज कल हमने स्थापित की थी और आज किराए पे हमने सरपंच साहब को ये बर्तन दिए हैं, जो कि बहुत बड़ी है। और इससे क्या हमारे प्लास्टिक मुक्त होगा जो, और ग्राम पंचायत में आई भी होगी, तो गरीब आदमियों को बहुत ही शानदार इससे बहुत फायदा होगा। राज्य सरकार के आदेश पर रानी थाना परिसर में सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की शुरुआत थानाधिकारी श्री पन्नालाल प्रजापत, एसडीएम श्री भंवरलाल बिश्नोई और तहसीलदार श्री मनोहर सिंह की मौजूदगी में हुई। थानाधिकारी श्री पन्नालाल ने बताया कि सरकार ने अफीम से जुड़ी गतिविधियों पर सख्त रोक लगाई है और अगर कोई अफीम से जुड़ा कार्यक्रम करता है तो उसे जेल भेजा जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी। एसडीएम श्री भंवरलाल बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर सतर्क रहने, अफवाहों पर ध्यान न देने, गलत पोस्ट आगे न भेजने और गड़बड़ी करने वालों पर नजर रखने की भी सलाह दी है। किशनगढ़ में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए वन विभाग सतर्क हो गया है। जंगल में रहने वाले जानवरों और पक्षियों को गर्मी से राहत देने के लिए वन विभाग ने कई जगहों पर पानी के बर्तन लगाए हैं। वन क्षेत्रीय अधिकारी श्री राकेश चौधरी ने बताया कि जंगल के अंदर स्थायी और अस्थायी पानी के स्रोत बनाए गए हैं और इन बर्तनों को नियमित रूप से पानी से भरा जा रहा है ताकि पक्षियों और जानवरों को पानी के लिए इधर उधर न भटकना पड़े। राज्य सरकार ने भी इस मामले में गंभीरता दिखाई है और वन और पर्यावरण विभाग को निर्देश दिए हैं कि गर्मी में वन्य जीवों और पक्षियों की देखभाल में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। गर्मियों में मई जून के महीने में हीट वेव को देखते हुए राज्य सरकार ने पिंच पीरियड के लिए बजट आवंटित किया है, जो कि वाइल्ड लाइफ के लिए जंगल में जहाँ खेली या कुछ पुरानी नालियाँ बनी हुई उनमें टैंकरों द्वारा पानी सप्लाई की जाएगी, जिससे कि जानवर पानी समय पर पी सकें और उनकी जान को बचाया जा सके। तो लगातार किशनगढ़ रेंज में सभी जगह सभी नाकों को अलर्ट कर दिया गया है। रोजाना वाइल्ड लाइफ के लिए पानी के टैंकर डाले जा रहे हैं और जहां जानवरों की अधिकता है, जहां जानवर ज़्यादा आते हैं, वहां टैंकरों की संख्या गर्मी में और बढ़ाई जाएगी और उनको पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे कितने पॉइंट हमने बनाए हैं? ऐसे पॉइंट हमने 8-10 किशनगढ़ रेंज में चिन्हित किए हैं, जिनमें हमने अभी तक 5-6 पॉइंटों पर पानी डालना चालू कर दिया है। कुछ पॉइंटों में पानी भरा हुआ है, इस कारण उसमें डालना चालू नहीं किया। जैसे ही पानी उनमें कमी आ जाएगी उनमें पानी डालना हम चालू कर देंगे और लगातार उनमें 1-2 टैंकर रैली हिसाब से स्टाफ को पाबंद कर रखा है, जो अपने एरिया में गश्त करते रहें और जहाँ खाली पॉइंट या टैंक या कोई पुराना खेली जिसमें पानी की भर सके, जहाँ जानवर आते हों वहाँ पानी की व्यवस्था करें और पानी जानवरों के लिए उपलब्ध करवाएं। भजनलाल सरकार ने गाँव में पानी की समस्या को दूर करने के लिए एक अच्छी शुरुआत की है। जलदाय मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देश पर मालपुरा टोडा रायसिंह विधानसभा क्षेत्र में पुराने कुएं और बावड़ियों को फिर से उपयोग में लाने की योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत करीब 75 पुराने जल स्रोतों की मरम्मत और सफाई की जाएगी और उन्हें पीने के पानी के लिए तैयार किया जाएगा। जलदाय विभाग के अधिकारी श्री संदीप बाटड़ ने बताया कि इस काम पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन कुओं को लोहे की जाली से ढककर सुरक्षित किया जाएगा और बिजली कनेक्शन और मोटर पंप भी लगाए जाएंगे ताकि गांव के लोगों को बिना किसी परेशानी के पानी मिल सके। महोदय श्री कन्हैयालाल चौधरी जी ने विभाग को निर्देशित किया है कि जितने भी पुराने कुएं और बावड़ी हैं जिनको जनता के द्वारा डंप कर दिया गया है, जिनमें किसी में कचरा डाल के आज के दिन आगे उनको यूज़ नहीं किया जा रहा है, चाहे वो पंचायत के हों या सार्वजनिक कुएं हों, उनको विभाग के द्वारा पुनर्जीवित किया जा रहा है।
इसके संबंध में हमने टोटल 30 कुएँ टोडा रायसिंह के और 45 कुएँ मालपुरा के, इनके प्रस्ताव बना के हमने चीफ ऑफिस में भिजवा दिए गए हैं। इन प्रस्तावों के अंदर हमने ये जितने भी कुएँ हैं इनकी रिपेयर का कार्य हम करवाएंगे। ये कुएँ में पंप और मोटर पैनल ये सब डाल के इनको विभाग की जितनी भी सोर्सेज हमारे OHSR है, CWR है, उसमें कनेक्ट करेंगे और लोगों को ये आम जन को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। क्योंकि ये पुराने कुएँ हैं, पुरानी बावड़ियाँ हैं, इनका पानी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, बट जैसे जैसे जनता को सुविधाएं मिली, हैंडपम्प मिले, ट्यूबवेल मिले, लोगों ने इनका प्रयोग करना बंद कर दिया। तो इन कुओं को हम पुनर्जीवित करेंगे, जो बावड़ियाँ हैं इनको पुनर्जीवित करेंगे और ये तकरीबन 3 करोड़ रुपए के आसपास की राशि है। 3 करोड़ रुपए की राशि में 75 कुओं को पुनर्जीवित करेंगे और जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। ये पूरा कार्य आगामी 2 से 2.5 महीने के अंदर पूर्ण कर दिया जाएगा। उदयपुर जिले में शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय बैठक बुधवार को जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता की अध्यक्षता में हुई। ये बैठक कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में कलेक्टर श्री मेहता ने काम नहीं करने वाले अधिकारियों को चार्ज शीट देने के निर्देश दिए। खासतौर पर कोटड़ा और सलुम्बर क्षेत्र के शिक्षा अधिकारियों से पूछा गया कि शाला दर्पण पोर्टल पर अवार्ड एंट्री और पुस्तकालय से जुड़े काम में कोई प्रगति क्यों नहीं हुई। नगर में चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जगपत सिंह राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अब 150 बेड वाले उप जिला अस्पताल में बदला जा रहा है। ये निर्माण कार्य भजनलाल सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में तय किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। अभी बेसमेंट का निर्माण शुरू हो गया है और काम भी तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच है कि हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उनके पास ही मिले। उनकी इस पहल से लोग बेहद खुश हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया है। तो 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए नमस्कार।